हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लासिमट फॉल्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये वीडियो चालू करने से पहले आप लोग को एक मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल का मेंबरशिप लीजिए। और वो मेरा चैनल में जो वीडियो अपन अपलोड करते हैं इसको आपका दोस्त लोग को फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा सब्सक्राइबर में भी मतलब बढ़ाने की योगदान दीजिए। तब मेरा चैनल का ग्रोथ होगा और हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा। और वो आज एक क्लासिमट फॉल्ट जो बोलते हैं, ये मतलब धागे का अंदर जो फॉल्ट होता है, वो जो अपन खाली आंख में नहीं देख सकते, वो सब कैसे आइडेंटिफाई करना है। फॉल्ट मतलब कितना प्रकार का होता है देखो। सबसे पहले देखो नेप्स फॉल्ट। नेप्स मतलब जैसे धागा, ये ब्लू कलर का धागा रखा हो, यहाँ एक एंटानलमेंट हो जाता है, दो चार फाइबर मिलके गांठ जैसा बनता है, इसको लेप बोलते हैं। और लेप होता है जो होता है, वो अगर रहेगा कपड़ा बहुत खराब दिखेगा, ये कटना भी चाहिए। और यहाँ देखो शर्ट थिक मतलब धागा जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसमें एक स्पॉट जैसा दिख रहा है लाल कलर का, वो उसका थिकनेस भी बहुत कम है, मतलब जस्ट यांड ऐसे थोड़ा बड़ा है। और उसका लंबाई भी छोटा है। और उसके बाद देखो लॉन्ग थिक, मतलब ब्लू कलर का धागा में देखो लाल का एक इतना मतलब ज्यादा लंबा है। और उसका चौड़ाई भी ज्यादा है, मतलब डायमीटर भी ज्यादा है, वो लॉन्ग थिक बोलता है। और यहाँ देखो ब्लू कलर का धागा, उसका भी पतला सा लाल कलर का धागा दिख रहा है। तो ये पूरा यान डाय से भी कम हो जाता है, मतलब आधा से भी कम हो जाएगा, तो इसको लॉन्ग थिन बोलते हैं। और रिंग ट्रैवलर फ्लाई क्या होता है? रिंग ट्रैवलर जैसे चलते चलते लोड हो जाता है या ड्यू हो गया, अपन चेंज नहीं किए, उसमें धागा घिस घिस के जाता है और उसमें गोला जैसा बन जाता है, वो गोला जैसा बन जाता है, वो धागे में पास हो जाता है। और ये लास्ट वाला देखो एटमॉस्फेरिक फ्लाई। ये एटमॉस्फेरिक फ्लाई जो होता है, जैसे कोई ओवरहेड नहीं चला या ह्यूमिडिटी प्लांट नहीं चला, तो फ्लाई डिपार्टमेंट के अंदर घूमता रहता है। वो फ्लाई क्या होता है, धागे के अंदर जाके चिपक जाता है और अंदर ट्विस्ट हो जाता है। और ये खाली ओवरहेड और एटमॉस्फेरिक फ्लाई जो आरएस प्लांट के लिए नहीं है, कभी कभी इसमें जैसे लिफ्टिंग लिफ्टिंग टेप से फ्लाई उड़ा, ब्रेक से उड़ा, या कोई लड़के झड़प मारते हैं ऐसे ऐसे करके, हवा मारते हैं पुठा लगा के, वो उड़ के जाके लगता है तो अब ऐसे फ्लाई आता है। कभी कभी मल्टीपल ब्रेकेज हो जाता है, मतलब एक धागा टूटा बाकी धागे में उड़ के लग गया, वो भी कारण होता है। तो ये जो फॉल्ट बताया ना इतना, ये सारी धागे में नहीं रहना चाहिए, रहेगा तो आपकी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सारी फॉल्ट जो होता है कपड़ा खराब करता है, कपड़ा बिल्कुल गंदा दिखता है अगर इस तरह फॉल्ट रहेगा। तो ये फॉल्ट धागे के अंदर नहीं होना चाहिए। और धागे के अंदर खाली -50 से आसपास रहना चाहिए, +50 का आसपास रहना चाहिए, +200 से आसपास। ये लेफ्ट ये थिन और थिक इतना आपकी चलता है, इसको आईपीआई बोलते हैं, इम्परफेक्शन इंडेक्स। और ये जो इम्परफेक्शन इंडेक्स होता है, वो कॉम्ड में कम रहता है, कार्डन में ज्यादा रहता है, पॉलिस्टर में कम रहता है, बीवी में थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। और क्लासिफाइड फॉल्ट मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? इंडिकेट्स फॉल्ट क्लासिफिकेशन, मतलब फॉल्ट किस किस प्रकार का है। फॉल्ट मतलब देखो, जैसे ये रहता है धागा रहता है ना, धागे के अंदर मतलब फॉल्ट का कितना लंबाई का फॉल्ट है, वो कितना डायमीटर में फॉल्ट बड़ा, मतलब यान डाई को अपन एक आइडियल लेते हैं, उससे ज्यादा हुआ या पूरा पतला हुआ, तो कितना लंबाई का है और कितना डाया, ठीक है, उसी हिसाब से अपन इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा, बिफोर फाइनल पैकिंग इट मस्ट चेक। अगर कोई मटेरियल फाइनल पैकिंग करके आप किसी पार्टी के पास भेज दो, उससे पहले क्लासिफाइड फॉल्ट चेक करना जरूरी है। और क्लासिफाइड जो मशीन होता है उस्टर कंपनी का द्वारा निर्मित है, और इसको हर मिल वाला अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली रहता है। उसमें क्या छोटा ऑटोकोन जैसा रहता है, उसमें यूआईसी रहता है और वो कंप्यूटर से लिंक रहता है। वो ध्यान रखो, कोई भी माल का क्लासिफाइड करते हो ना, जैसे कोई नया लट चालू हुआ, नया लट का सबसे पहला दिन क्लासिफाइड करना, उसे मालूम पड़े अपना कौन सा मटेरियल जा रहा है, कौन के अंदर कौन सा फॉल्ट जा रहा है, वो सब अपन को काट के इसको धागा को सही करना है। तो इसीलिए वो चेक करना जरूरी है। और ध्यान रखो, क्लासिफाइड फॉल्ट जो होता है कोम में कम आता है,
मतलब 0 से 1 या 2 तक आएगा, और कार्डेड में 10, 12, 8, 10 ऐसे ही आता है। तो कार्डेड में थोड़ा ज़्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन कोविड में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो पैकिंग से पहले चेक हो जाना चाहिए, हाई फल्टी मटेरियल शुड नॉट डिस्पैच। और अगर आपके बहुत ज़्यादा हाई फॉल्ट वाला मटेरियल है, वो इसको आपको डिस्पैच नहीं करना। ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ न्यू लॉट इट मस्ट बी चेक इफ मोर फॉल्ट्स फाउंड ईवाईसी सेटिंग टू बी रिवाइज। अगर आपके फॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो ईवाईसी का जो सेटिंग होता है इसको आप टाइट करके कम कर सकते हो। अगर फॉल्ट बिल्कुल कम आ रहा है तो ईवाईसी सेटिंग थोड़ा बढ़ाओगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो इस पर देखो, ये किसका ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन, देखो, मटेरियल टाइप और फाइबर प्रॉपर्टीज। मटेरियल टाइप मतलब समझ लो कॉटन चला रहे हो, कार्डेड चला रहे हो, कोम्ड चला रहे हो, हाँ, और ये चला रहे हो मतलब सिंथेटिक चला रहे हो, जो भी है, या कंपैक्ट धागा चला रहे हो, एली टू मटेरियल टू मटेरियल इसका फॉल्ट का अलग टाइप का आएगा। तो ये मटेरियल टाइप कौन सा है, वो फाइबर प्रॉपर्टी। फाइबर प्रॉपर्टी मतलब समझो आपने बढ़िया कॉटन चला, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, उसका ट्रांस कम है, हाँ, और आरटी वैल्यू बढ़िया है, तो इस केस में आपकी फॉल्ट कम आएगा। अगर कॉटन खराब होगी तो क्लासीमेट फॉल्ट ज्यादा आएगा। कार्डिंग एंड ब्लोर मैकेनिकल कंडीशन। कार्डिंग ब्लोर मैकेनिकल कंडीशन मतलब क्या है, समझ लो ब्लोर कार्डिंग आप कितना पुराना है, और वो ब्लोर में समझ लो बीटर का पिन वगैरह टूटा है, या कार्डिंग का वायर वगैरह डैमेज है, मेंटेनेंस बराबर हुई नहीं, फिल्टर में ओस्ट खींच नहीं रहा है, मानुअली निकाल रहे हैं, मतलब ब्लोर कार्डिंग का परफॉर्मेंस के ऊपर भी इसका फॉल्ट सब डिपेंड करता है। और बॉटम रोल गेज, ब्रेक ड्राफ्ट स्पेसर साइज, ये देखो बॉटम रोल गेज होता है ड्रॉपिंग का, सिम्पलेस का, रिम फ्रेम का, उसका हर स्टेज में ब्रेक ड्राफ्ट ब्रेकर में कितना, फिनिशर कितना, सिम्पलेस में कितना, रिम फ्रेम में, वो मटेरियल के हिसाब से परफेक्ट सेट करना। अगर आप इसको परफेक्ट सेट नहीं करोगे वो दिक्कत जाएगा, फिर आपके कभी स्लब टाइप का माल जाएगा, लंग थिक जाएगा, लंग थिन जाएगा, सब प्रकार की मतलब फॉल्ट पास होगा। तो ये अप्रोप्रिएट गेज करना, ब्रेक ड्राफ्ट भी बराबर मटेरियल के हिसाब से देना, स्पेसर साइज भी बराबर लगाना। बैड प्रैक्टिसेस वॉल्यूम इन द डिपार्टमेंट। बैड प्रैक्टिसेस मतलब समझो, आप समझ लो आपने कोई स्लाइबर टूट गया ड्राइंग में, तो क्या करते हैं कारीगर, ऐसे एक एक स्लाइबर ए लिया, एक ए लिया, उसका ऊपर दे के ऐसे पाक दे दिया और इसको ऐसे करके छोड़ दिया। तो उसमें क्या होता है, स्लाइबर का देखो देखो स्लाइबर का कोई पीसिंग करते हैं ना अपन, ऐसे रहता है। देखो एक स्लाइबर ए रहा, एक स्लाइबर ए रहा, इसका जब पीसिंग करेंगे तो यहाँ से एक बार तोड़ देंगे और यहाँ से एक बार तोड़ देंगे, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के इसे ट्विस्ट कर देंगे, तो ये आगे लेके जोड़ देंगे। तो कोई ये होता है सही तरीका। और बाकी कोई कोई क्या करता है पता है, ऐसे स्लाइबर लिया, फिर इसका ऊपर और एक स्लाइबर ले लिया, तो इसको पाक दे दिया, मतलब कुछ माल डबल जैसा हो गया, और वो दिक्कत आता है। तो इसीलिए ये एक बैड प्रैक्टिस है। कभी कभी क्या करते हैं लड़के डिपार्टमेंट में पुट्ठा लेके झड़प मारते हैं, वो बैड प्रैक्टिस है। कभी कभी ओवरहेड के अंदर मतलब रुई ठूस देते हैं, या नोजल टेढ़ा कर देते हैं, वो सफाई नहीं करता ड्राफ्टिंग जोन, ये भी बैड प्रैक्टिस है। कभी कभी ये करते हैं मतलब सफाई नहीं करते मशीन का, और ड्राफ्टिंग जोन का सफाई नहीं करते कारीगर, वो भी बैड प्रैक्टिस है। तो ये जो बैड प्रैक्टिस है, वो कभी कभी देखो मटेरियल ऐसे स्लाइबर क्या करें, ऐसे हाथ में लेके डिब्बा के ऊपर डाल के चला लेंगे, कभी रिम पर बोले हाथ से ऐसे लेके लगा देंगे, ट्रली में लेके जाओ तब ठीक रहता है। तो ये बैड प्रैक्टिस जो होता है, जितना बैड, कभी कभी रोलर फिशिंग करते हैं, मतलब निप टू निप धागा नहीं लगा ऐसे घुमा देते हैं टॉप रोल के ऊपर, वो बैड प्रैक्टिस का वॉल्यूम आपका जितना ज्यादा रहेगा उतना आपकी क्वालिटी खराब होगा। बिल्कुल बैड प्रैक्टिस नहीं रहना चाहिए खाते में। उसके बाद रिंग ट्रैवलर चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। रिंग ट्रैवलर चेंजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब देखो मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने रिंग्स एंड रिंग ट्रैवलर के बारे में 10 वीडियो बना के रखा, उसमें उसे पूरा डिटेल में पढ़ना तब मालूम पड़ेगा। तो रिंग ट्रैवलर फ्रीक्वेंसी मतलब काउंट वाइज,
मटेरियल वाइज फिक्स किया जाता है। समझ लो कॉटन का आप चला रहे हो और 20 काउंट चला रहे हो तो कम से कम 3 दिन में आपको रिंग ट्रैवलर चेंज करना पड़ेगा। 40 काउंट चला रहे हो तो 6 दिन में करना पड़ेगा। वो समझ लो 6 काउंट चला रहे हो वो आप 1 दिन में चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही वो जैसे सिंथेटिक माल चला रहे हो और जल्दी कट जाएगा। कॉटन क्या नाजुक रहता है, छल्ला काट नहीं पाता है, सिंथेटिक काट देता है। ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन तो पूरा काट देगा, 24 घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो रिंग ट्रैवलर फ्रीक्वेंसी जिस माल में जितना दिन में होना चाहिए करना चाहिए। समझ लो आपने इम्पोर्टेड रिंग ट्रैवलर चला रहे हो तो वो थोड़ा प्रोफाइल अच्छा रहता है, 15-17 दिन में चल जाता है। तो जो भी आप रिंग ट्रैवलर चला रहे हो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो टाइम मतलब डेट डाल के इसको चेंज कर देना। वो ज़्यादा पुराना हो जाएगा, उसमें ऐसे ही गोला वाला माल के साथ जाएगा, फिर दिक्कत जाएगा। ओएसटीसी परफॉर्मेंस नोजल पोजीशन, देखो ओवरहेड जो होता है ये हर जगह रिम फ्रेम में सिंपलेस में चलना चाहिए। जो फ्लाई वगैरह होता है मशीन का अंदर से खींच लेगा, एटमोस्फेयर की फ्लाई होता है वो भी खींच लेगा। और इसका नोजल भी देखो ड्राफ्टिंग जोन के ऊपर बराबर होनी चाहिए, ब्रेक के ऊपर होना चाहिए, होल्डर के ऊपर होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। कभी कभी होल्डर को जो ओवरहेड का क्या करते हैं नोजल को टेढ़ा कर देते हैं कि हवा नहीं फेंकना चाहिए। तो कभी कभी नोजल का अंदर रूज ठूस देते हैं। ये इनका कारीगर का एक थिंकिंग है, अगर ओवरहेड चलता है तो बेसिन खराब चलता है ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये असल में ऐसा नहीं है। ओवरहेड चालू रखिए हमेशा के लिए, और उसका जो फ्लाई वगैरह ऊपर जमा होता है ट्रंक का अंदर, इसको सफाई करते रहिए रेगुलर बेसिस में। और ओवरहेड जितना चलाओगे उतना मशीन साफ रहेगा, आपकी वर्किंग अच्छा रहेगा, क्रैशमेंट फॉल्ट भी कम आएगा। अच्छा, ओवरहेड के बारे में बता दूं, जो टॉप क्लास मिल होता है वो लोग क्या करते हैं, कभी ओवरहेड अगर रिम फ्रेम में आधा घंटे से ऊपर बंद रहा, वो रिम फ्रेम बंद करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, बोला बिना ओवरहेड में रिम फ्रेम चलाना नहीं। तो ऐसे भी मिल है। तो ओवरहेड बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका नोजल का पोजीशन भी सही रख के चलाना पड़ रहा है। ड्राफ्टिंग जोन क्लीनिंग कंडीशन, ड्राफ्टिंग जोन देखो आपके मतलब मटेरियल के हिसाब से, जैसे समझ लो पूरा कोर्स काउंट का मिल चल रहा है तो कम से कम 8 घंटे में आप ड्राफ्टिंग जोन एक बार बढ़िया सफाई हो जाना चाहिए। अगर मीडियम काउंट चला रहे हो तो 16 घंटे में हो जाएगा, फाइन काउंट होगा 24 घंटे में होगा चलेगा। समझ लो आपके पास, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, समझ लो आपके पास 24 रिम फ्रेम है, 24 रिम फ्रेम है, तो आप फाइन काउंट चला रहे हो, 40 काउंट चला रहे हो। हाँ, तो इसको क्या करना, तो 8-8 मशीन बांट दीजिए। ए शिफ्ट में 8 मशीन सफाई करेगा, बी में 8 करेगा, या सी में 8 करेगा। और समझ लो आपने कोर्स काउंट चला रहे हो, मीडियम काउंट चला रहे हो तो इतना सफाई नहीं कर पाएगा लोग। तो इसके लिए ड्राफ्टिंग जोन क्लीनिंग का स्पेशल ज्ञान रखना, जो ड्राफ्टिंग जोन का, ब्रेक का, लिफ्टिंग टेप, जबकि पुलिस सब बढ़िया सफाई करते रहेंगे। जितना सफाई रखोगे क्लैसिमेट फॉल्ट उतना कम आएगा। और कट्स मैनेजमेंट, बॉपिंग और न्यू कट्स, जो कट्स मैनेजमेंट मतलब देखो कट्स होता है क्या होता है, जैसे कभी बॉपिंग का टाइम हो गया, टाइम पे बॉपिंग कर देना, कभी डाया कम हो गया इसको नया लगा देना माउंटिंग करके। और कोई कार्ड्स में खड्डा नहीं होना चाहिए, चाकू मार्क वाला नहीं होना चाहिए। और कभी कभी देखो कार्ड्स में और एक दिक्कत आता है, जैसे आप समझ लो ये एक ड्रॉप एम का कार्ड्स है, ठीक है, समझ लो ये 38 mm का कार्ड्स चल रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब 0.5 का फर्क रख सकते हो, 37.5, 38.5 ऐसे रख सकते हो। अगर तीनों आइडेंटिकल डायमीटर है ना, जैसे 38 का तीनों है तो बेस्ट है। वो इसमें ज़्यादा डाया डिफरेंस वाला डाल दोगे तो आपका क्या होगा, लंग थिन प्लेसेस आएगा, मतलब रोलर कहीं दबेगा कहीं नहीं दबेगा, तो मटेरियल स्लॉप टाइप का पास होगा, या कभी पतला चला जाएगा नहीं तो मोटा चला जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, लंग थिक आएगा नहीं तो लंग थिन आएगा। तो कॉर्ड्स मैनेजमेंट जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको हार्डनेस वगैरह भी उसी हिसाब से लगाना, मटेरियल के हिसाब से, मतलब कॉटन चला रहे तो 83 डिग्री शोर हार्डनेस पीछे, आगे 65 डिग्री शोर हार्डनेस लगाओगे तब इसका रिजल्ट आएगा, आईपीआई वगैरह कम आएगा। तो कट्स का मैनेजमेंट, बफिंग शेड्यूल, नया कट्स लगाना, टाइम हो गया तो नया कट्स भी लगा दो। कार्डिंग एंड कोम्बर एनआरई, जो कार्डिंग और कोम्बर में अगर एनआरई आपकी सही आ रहा है तब क्लैसिमेट फॉल्ट कम आएगा। समझ लो एनआरई कम आता है, मतलब नेप से सब जा रहा है, पास हो रहा है, तो फिर एनआरई ज्यादा आएगा तो उससे धागे में फॉल्ट आएगा।
कब मतलब नेप से अगर रहेगा, एनआरई अगर कम आता है तो एनआरई हमेशा स्टैंडर्ड के ऊपर रहना चाहिए। गाड़ी में 70 से ऊपर होना चाहिए, कोमर में 75 से ऊपर होना चाहिए, तब जाके क्लचमेट फॉल्ट कम आएगा। देखो कार्डेड कोम्ड कम्पैक्ट एली ट्विस्ट फैंसियर, इसमें देखो, इसमें मुझे क्लचमेट फॉल्ट जो होता है मतलब एली ट्विस्ट में सबसे कम आएगा, कॉम्पैक्ट में उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, कोल्ड में उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, कार्डेड में और थोड़ा ज्यादा आएगा, और फैंसी में भरा हुआ आएगा। तो फैंसी यान जब चलाते हैं, मतलब नेपी यान, स्लॉब यान, सीट्रा यान चलाते हैं, तो ये क्लचमेट फॉल्ट जो मतलब थिन प्लेसेस वगैरह नहीं आना चाहिए, बाकी उसमें नेप्स वगैरह तो भरपूर मात्रा में रहता है। तो इसमें पूरा वाइड गेज चलाते हैं, मतलब ऑटो कोनो का सेटिंग पूरा वाइड चलाते हैं, ताकि इसमें नेप्स वगैरह धागे में रहने देते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉल्ट लाइक ऑब्जेक्सेबल फॉल्ट मस्ट मिनिमाइज, जो फॉल्ट होता है, जो पार्टी कंप्लेन करेगा, तो वो फॉल्ट धागे के अंदर बिल्कुल कम से कम होना चाहिए। ये ध्यान के रख के चलो, कोम्ड धागा में 0 होना चाहिए, कार्डेड में 6, 7, 10 तक भी होगा चलेगा, लेकिन कोम्ड में 0 होना चाहिए। कभी कभी कोम्ड में 1 भी आ जाता है चलेगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। और बॉबिन होल्डर क्लीनिंग जाम, बॉबिन होल्डर होता है हमेशा साफ होना चाहिए। बॉबिन होल्डर साफ नहीं रखेगा, वो क्या होता है, कभी कभी देख रहा होल्डर जाम चलता है तो ऐसे बॉबिन होल्डर जो सिंपले ऐसे टेढ़ा रह के घूमता है, ऐसे रह के घूमता रहता है, तो कभी पतला हो जाएगा रोबिंग, कभी मोटा हो जाएगा, कभी सही जाएगा। तो इसमें थिन प्लेसेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। बॉबिन होल्डर जाम रहेगा तो रुक रुक के चलेगा, तो उसमें भी थिन प्लेसेस बढ़ता है। तो ये बॉबिन होल्डर हमेशा साफ रहना चाहिए और सही होना चाहिए, जाम नहीं होनी चाहिए। और स्प्रिंग सब कैन मस्ट ऑयल मेंटेन। अच्छा, कैन जो होता है ना, ड्रम फ्रेम का कैन ऐसे रहता है, कार्डिंग का कैन रहता है, इसका अंदर जो यहाँ पे प्लेट रहता है, जीआई का प्लेट रहता है, उसका अंदर ऐसे सीलिंग रहता है, मटेरियल जैसे भरेगा ऐसे दबता रहेगा, फिर मटेरियल खाली होगा ऐसे ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो अगर स्प्रिंग ऐसे सीधा नहीं रह के ऐसे टेढ़ा रहा, तो मटेरियल अंदर क्या, अंदर डालेंगे मटेरियल, ये साइड पे फंस जाएगा, साइड में फंस जाएगा तो मटेरियल खुलेगा तो वो टूट जाएगा कहीं कहीं, तो उसमें भी फॉल्ट बढ़ता है। तो स्प्रिंग वगैरह जो होता है, इसीलिए कभी कभी देखना स्पिनिंग मिल में कैन के अंदर माल लेके लड़के लोग, कारीगर लोग मशीन में लगाते हैं। वो कभी ऐसे नहीं करना, इसमें करेगा तो आप कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो रोलर पीसिंग, स्लाइवर पीसिंग, लॉन्ग एंड पीसिंग, ये भी नहीं रहना चाहिए। रोलर पीसिंग मतलब जो मतलब निप टू निप नहीं लगा के टॉप रोल के ऊपर ऐसे घुमा के छोड़ देते हैं, वो धागा इतना डबल हो जाता है। मतलब एक जैसे धागा ऐसा है ना, रोलर पीसिंग करोगे और एक धागा इसका ऊपर चढ़ जाएगा, वो दोनों मिलके धागा में चला जाएगा, तो इसको डबल पीसिंग हो जाता है। और स्लाइवर पीसिंग, स्लाइवर का ऊपर स्लाइवर लगा के ऐसे बट लगा देते, वो गलत है। लॉन्ग एंड पीसिंग, लॉन्ग एंड पीसिंग मतलब जैसे निप टू निप धागा लगाओगे, छोटा सा एंड जाना चाहिए, वो कभी कभी इतना बड़ा बड़ा एंड होगा, इसमें ऐसे पीसी मार देते, वो डबल धागा हो जाता है, तो डबल धागा जाने से भी दिक्कत जाता है। जनरल क्लीनिंग ऑफ कार्ड्स, जनरल क्लीनिंग जो होता है कार्डिंग का, जनरल क्लीनिंग 24 घंटे में एक बार होना चाहिए। फिल्टर का सफाई होना चाहिए ताकि सक्शन वगैरह कार्डिंग में बढ़िया रहे, और उसमें मतलब साइड वगैरह साफ रहे, फ्लाई वगैरह कहीं रहे नहीं, और फ्लैट वगैरह क्लीनिंग बढ़िया रहे, हर जगह स्टेशनरी फ्लैट सफाई रहे, सब चीज जनरल क्लीनिंग करेगा, प्रेशर मार के सफाई करेगा, तब क्वालिटी बढ़िया रहेगा। और इसेंट्रिसिटी ऑन बॉबिन और स्पिंडल, ये जो होता है ना बॉबिन, जैसे कभी कभी देखना रिम पर ऐसे टेढ़ा रहता है, बेंड हो गया, वो चलता रहता है, बॉबिन ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, कभी पतला जाएगा कभी मोटा जाएगा। और स्पिंडल भी इसेंट्रिसिटी होता है, तभी ये फॉल्ट आता है। लंग थिन प्लेसेस बढ़ता है इसमें। और फिल्टर क्लीनिंग ऑन डेली बेसिस, जब जनरल क्लीनिंग करोगे फिल्टर का डेली सफाई होना चाहिए, ताकि मशीन में मतलब पूरा बढ़िया मतलब सक्शन हो, कचरा निकले। स्टॉप मोशन चेकिंग, स्टॉप मोशन चेकिंग क्यों सवाल ये आता है, जैसे ड्रॉप फैम में से बोलो आपने स्टॉप मोशन चेक नहीं किया, कहीं टूट गया स्लाइबर, तो स्लाइबर पतला चला जाएगा, तो लंग थिन आता है। शॉर्ट स्टॉप मोशन चेक नहीं करोगे
लंग थिन आएगा। और फंक्शन ऑफ ऑटो लेवलर इन कार्डिंग या ड्रॉप है, कार्डिंग और ड्रॉप है में ऑटो लेवलर का फंक्शन बराबर काम करना चाहिए, नहीं तो इसमें मोटा पतला आएगा बहुत ज्यादा और ऑब्जेक्शनल फॉल्ट बढ़ जाएगा। और रैपिंग से भी कंट्रोल इज स्टेज, कार्डिंग ड्राइंग सिंपलेस रिम फ्रेम हर जगह रैपिंग से भी कंट्रोल में होना चाहिए, मतलब कोम में 0.6 0.7 ऐसे होना चाहिए, 1% से नीचे नीचे, कार्डेड में मैक्सिमम 1.5% उससे नीचे होना चाहिए। और अगर रैपिंग से भी अगर रिम फ्रेम में मतलब पीछे से काम नहीं करोगे रिम में भी कंट्रोल नहीं होगा, तो कार्डिंग का ड्राइंग का हर जगह रैपिंग से भी कंट्रोल में रखना। और स्पीड पैरामीटर मस्ट एज पर मटेरियल, मटेरियल के हिसाब से रिम फ्रेम का ड्राइंग का सिंपलेस का कार्डिंग का हर जगह का स्पीड पैरामीटर सही रखना। कार्डिंग गेजेस एज पर मटेरियल, कार्डिंग गेजेस भी मटेरियल के हिसाब से और स्टैंडर्ड गेज जो है वही लगाना। ऑपरेशन कंडीशन मस्ट वेल मेंटेन, देखो ऑपरेशन के अंदर कभी कभी समझ लो खड्डा है तो दिक्कत जाएगा, उसमें आपकी क्रैशमेंट फॉल्ट बढ़ेगा। स्लब कैचर सेटिंग आज पर काउंट, स्लब कैचर सेटिंग मतलब जो रिंग ट्रैवलर के अंदर फ्लाई रहता है वो खींच के साफ करता है, स्लब कैचर रिंग के पास नीचे लगा रहता है एक पत्ती जैसा, वो जैसे फाइन काउंट चलाओगे 1.8 1.7 ऐसे ही रखोगे, उसका का गैप रखोगे रिंग से। और बाकी जैसे मोटा काउंट चलाओगे तो 2.5 तक भी रख सकते हो। तो स्लब कैचर का काम है तो रिंग ट्रैवलर के अंदर जो फ्लाई होता है अक्यूमुलेट होता है इसको साफ कर देगा। तो स्लब कैचर सेटिंग बराबर रखना। इफेक्टिव आरएच प्लांट फॉर होल डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट के लिए आपकी मतलब आरएच प्लांट सही होना चाहिए, मतलब बराबर काम करना चाहिए, मतलब रिटर्न एयर जाली साफ होना चाहिए और उसका जो सप्लाई एयर जो फेंकता है कितना सप्लाई चलाओगे कितना रिटर्न चलाओगे उस हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 सप्लाई चला दिया 2 रिटर्न चला दिया, हवा खाली अंदर आएगा नीचे खींच के फेंकेगा नहीं बाहर, तो मटेरियल बाहर बाहर घूमता रहेगा वो धागे के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो आपको मैं बता दूं क्लैशिंग बार्ट का जो होता है ये जो बारीकी से समझो, ये जो 0 लिखा हुआ ना ये 0 होता है यान बड़े, मतलब ये हो गया यान धागा, और ये ऊपर जो एक्सिस है ये प्लस का मतलब जो ज्यादा भारी आता है मतलब मोटा आता है इधर का लिया, मतलब +45 +150 +250 +400 ऐसे ही, मतलब यान डायमीटर का 150 1.5 टाइम्स, ये 2.5 टाइम्स वाल डायमीटर का, ये +400 मतलब 400% या एयर डायमीटर का 4 टाइम होता है ये रहता है। और नीचे की तरफ जो माइनस है -30 -45 -75 मतलब एयर डायमीटर का 30% पतला और नीचे की तरफ ग्राफ आएगा, और 45% पतला और 75% पतला। तो क्या होता है देखो जैसे अपना चलाते हैं ना, यहाँ पे देखो अपन ये जो 16 है ना ए से A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4, ये जो ग्राफ होता है यहाँ पे देखो गया ये ग्राफ का अंदर जितना है ये मतलब नॉन ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट, ये नहीं कटेगा चल जाएगा, लेकिन इसका ऊपर जितना फॉल्ट है ये सब कट जाना चाहिए, इसका ऊपर यही वाला ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट, मतलब लंग थिन आता है जो लंग थिक आता है वो सब कटना चाहिए। अच्छा इसका देखो फॉल्ट किस पर, ये जितना 0 से 8 सेंटीमीटर तक है इसको शॉर्ट फॉल्ट बोलते हैं, इसका लंबाई कम है 8 सेंटीमीटर तक है। तो देखो सबसे पहले A1 A2 A3 A4 जो होता है इसमें 0.1 से 1 सेंटीमीटर का फॉल्ट, ये बड़ा मतलब धागा का लंबाई कम है लेकिन इसका डायमीटर ज्यादा वाला है। ये A1 A2 A3 A4 सब धागे के अंदर पास होगा चल जाएगा। जैसे आपकी 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर का जो रहता है लेंथ का मटेरियल फॉल्ट वाला वो B1 B2 B3 B4, तो ये B1 B2 B3 क्या होता है ये पास होगा चलेगा लेकिन B4 वाला कटना चाहिए। ठीक है, ऐसे जैसे C1 देखोगे
ये हो गया क्या, 2 सेंटीमीटर लंबाई वाला फॉल्ट है। ये हो गया, देखो ये 0.1, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर। वो 2 सेंटीमीटर वाला जो फॉल्ट है, इसका देखो C1 C2 तक ओके, मतलब 250% तक इसका ओके है। 250 से कम है, यहाँ से बीच में भी काट के गया तो 200 तक इसका सही है। उसका ऊपर का सब कटना चाहिए, क्योंकि ये सब रहेगा धागे में तो ज्यादा मोटा हो जाएगा, लंबाई वैसे ही ज्यादा है तो दिक्कत जाएगा। और उसके बाद देखो जो मतलब 4 सेंटीमीटर का है फॉल्ट, मतलब 4 से 8 तक जो है 4 सेंटीमीटर जो होता है, इसमें खाली D1 वाला आपकी सही है, D2 D3 D4 ये तीनों कटना चाहिए, क्योंकि देखो इसका 250%, 400 के ऊपर वाला थिकनेस रहेगा और लंबाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। तो कुल मिला के ये जो फॉल्ट है, ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ यहाँ आया है ऐसे, मतलब इसका ऊपर का कटना चाहिए और ऐसे थिन प्लेसेस पे ऐसे आया, इसका नीचे का कटना चाहिए। तो ये ध्यान रखो, जैसे अपन ऑटो में मटेरियल चलाते हैं ना, ये वाला जो ग्राफ है, आप समझ लो कट्स कम आया तो इसको थोड़ा बढ़ा सकते, ऊपर ऐसे डाल दोगे तो कर्व चेंज हो जाएगा, ऐसे डाल दोगे कर्व आगे आ जाएगा। समझ लो आपके मटेरियल बिल्कुल खराब आ रहा है तो इसको और क्लोज कर सकते और अंदर ले सकते, ऐसे करके अंदर और ले सकते। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना है। और आजकल जो ये से EY से आ रहा है ना, उसमें ऐसा रहता है, वो दिन 30 सेकेंड वो अपना मटेरियल को स्टडी करके वो कार्ब अपना आप दे देता है। वो जो सही कार्ब होता है वही इसको एडवाइस करता है, इसी प्रकार का रखो बढ़िया चलेगा। 30 सेकंड के अंदर वो डिसीजन ले लेता है कि कार्ब ऐसे ही रहेगा, जो लेटेस्ट EY से आया। ठीक है, अच्छा उसमें देखो 8 सेंटीमीटर से 16, 16 से 32 इतना लंबाई का जो रहेगा मतलब धागा, उसमें मोटा भी रहेगा या पतला भी रहेगा। ये दोनों जो होता है बहुत खराब रहता है, दोनों खराब रहता है। देखो यहाँ पे इतना तक जो H1H2 है, H1H2 है, वो आपके H2 का आधा, H2 का आधा और H1 पूरा ये चल जाएगा, और I1 का आधा चलेगा, आधा और I2 ये पूरा, ये होता है नॉन ऑब्जेक्टेबल, ये ऑब्जेक्टेबल फॉल्ट, ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और EFG होता है जो, और लॉन्ग थिक, मतलब धागा का लंबाई भी ज्यादा और थिक है 50% से ऊपर वाला, तो वो सब कट जाना चाहिए। और ये वाला जो शॉर्ट थिक का ये जो पोर्शन है, ये भी कट जाना चाहिए, ये धागे में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ये ऑब्जेक्टेबल फॉल्ट है। ठीक है, ये अगर रहेगा आपको दिक्कत जाएगा। तो इस पे देखो 0.1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर जो शॉर्ट फॉल्ट बोलते हैं, ये पूरा पूरा 16 पॉइंट जो है, और 8 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर जो होता है ये लॉन्ग फॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉल्ट और शॉर्ट फॉल्ट का आ गया समझ में। तो उसके बाद देखो ये कौन सा फॉल्ट किस कारण से आता है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे A1 A2 फॉल्ट देखो, बैड कंडीशन ऑफ ब्लोरूम कार्डिंग, ब्लोरूम कार्डिंग का अगर आपकी कंडीशन खराब रहता है तब ये फॉल्ट आता है A1 A2, और ये चलता है, इसमें ऑब्जेक्टेबल नहीं है। और A3 देखो, फ्लॉप्स एंड नेप्स, A3 होता है जो थोड़ा थोड़ा फ्लाई रहता है, फ्लॉप रहता है और नेप्स भी रहता है, क्योंकि ये जो फॉल्ट है ना, ये ग्रुप का 0.1 से 1 सेंटीमीटर तक ज्यादा लंबा नहीं रहता है वो, इसीलिए वो चल जाता है। और उसके बाद देखो A4 हो गया, रिंग फ्रेम का फ्रंट जोन डर्टी फ्लाई एंड ट्रम्पेट, रिंग फ्रेम का अगर फ्रंट जोन मतलब मिडिल से फ्रंट रोल तक जितना ड्राफ्टिंग एरिया है, मतलब क्रेडल है, आगे का टॉप रोल है, ये बटम अप्रेन है, वो एरिया अगर गंदा रहेगा, या जो ट्रम्पेट कार्डिंग का ट्रम्पेट, ड्राइंग का ट्रम्पेट,
कोम्बर का ट्रम्पेट अगर फ्लाई वगैरह पकड़ता है तो वो फॉल्ट आएगा A4 का। और A4 जो होता है ये थोड़ा बहुत कटना चाहिए, बिल्कुल सारे मतलब नॉन ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, उसमें भी ऑब्जेक्शन रहता है। अच्छा, B1 B2 होता है फाइबर डैमेज और विदाउट ऑपरेट। फाइबर कभी प्रोसेस में अगर डैमेज हो जाता है और गोला बन जाता है, कोई ये प्रॉब्लम हो गया, और विदाउट ऑपरेट मतलब ऑपरेट कहीं कहीं गुम हो जाता है, देखना आई पे 3 गुना बढ़ जाता है। तो इसमें ऑपरेट अगर डैमेज हो गया, फाइबर डैमेज हो गया, तो B1 B2 फॉल्ट आता है। और B3 होता है रिंग ट्रेवलर लोड एंड बैड पिचिंग। B3 होता है देखो रिंग ट्रेवलर लोड और बैड पिचिंग के कारण आता है, ठीक है। और B4 होता है स्लॉप इन स्पिनिंग। B4 होता है स्लॉप, धागा में स्लॉप जैसा आता है, मतलब कोई ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम रहा, कहीं मोटा मोटा पास आ गया, या TPI कम रहा सिंपलेस में, कभी एक साथ फाइबर बहुत पास हो गया, या सॉफ्ट वेस्ट आपने ज़्यादा डाल दिया, तभी ऐसे होता है। तो ये सब चीज़ अपन को अवॉइड करना है, ठीक है। और उसके बाद देखो ये ऑब्जेक्शनल फॉल्ट में भी आता है थोड़ा बहुत इसमें से। और C1 C2 देखो बैड पिचिंग इन ड्रॉप एंड स्लाइबर एंटेगलमेंट। तो ये जो C1 C2 होता है ये बैड पिचिंग का कारण होता है ड्रॉप एंड सिंपलेस में, और स्लाइबर कभी कभी उलझ जाता है तो उसके कारण आता है। तो इसमें देखो C2 का आधा, C3 C4 वो पूरा ऊपर का जो रहा ये ऑब्जेक्शनेबल है। C1 माल में रहेगा, चल जाएगा, क्योंकि ये प्लस 150% तक रहता है। C2 का आधा कटेगा, वो ऑब्जेक्शनेबल में कुछ रहेगा, कुछ नॉन ऑब्जेक्शनेबल में रहेगा। तो कुल मिला के C4 होता है जो फ्लाई फ्लॉप स्लॉप, ये पूरा पूरा कटना चाहिए, ये ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट है, वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। C3 का आधा और C4 पूरा कटना चाहिए। और D1 देखो फ्लोटिंग फाइबर। D1 मतलब धागे में कोई डेंजरस नहीं रहता, हानिकारक नहीं रहता, ड्राफ्टिंग जोन में कोई शॉर्ट फाइबर ज़्यादा आ गया या गेज वाइड हो गया तो फाइबर को कभी स्लिप हो जाता है, मतलब फ्लोटिंग कर लेता है। वो फ्लोटिंग करने से D1 टाइप का फॉल्ट आता है, वो ज़्यादा लफड़ा नहीं रहता, क्यों उसमें थिकनेस कम रहता है, मतलब 150% तक रहता है। और वो D2 होता है सिंपलेस गेज फल्टी स्पेशल। वो D2 देखो वो भी काटना चाहिए, सिंपलेस का गेज गलत करोगे या स्पेशल गलत लगा दोगे तो D2 टाइप का फॉल्ट आएगा, जो 8 सेंटीमीटर का आपकी लंबाई रहेगा और थिकनेस 250 तक रहेगा। और D3 D4 मोर फ्लॉप्स इन रिंग फ्रेम। रिंग फ्रेम में अगर कचरा भरा हुआ, फ्लाई फ्लॉप भरा हुआ, तो D3 और D4 भी आएगा, मतलब D2 का 70-75%, D3 और D4 ये सब कटना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद में ये हो गया, मतलब शॉर्ट थिक का सब हो गया 16 पॉइंट का। और उसके बाद देखो ई फॉल्ट जो होता है ये सब लंग थिक आएगा, EFG। तो इसमें क्या डबल एन, कभी धागा कभी ऑटोकॉन में गेज सही नहीं है, कभी कभी 2 धागा चला जाता है, डबल एन हो जाता है। या रोलर पिचिंग क्या, या AFG होता है ब्याड पिचिंग लंबा एंड छोड़ दिया, और रोलर पिचिंग भी किया, ये सब लंग थिक आएगा, ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए EFG। H1 हुआ इसेंट्रिसिटी सिंपलेस रिंग फ्रेम बॉबिन बॉटम रोल। ये जो मतलब कभी बॉबिन टेढ़ा रहता है, बेंड रहता है, या बॉटम रोल में बेंड है, कर्ड्स में कहीं मतलब इसेंट्रिसिटी है, टेढ़ा हो गया, तो इस टाइप का फॉल्ट आएगा। तो ये जो फॉल्ट होता है H1 का, ये लंग थिन में आता है। और I1 I2 जो होता है ये क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्लाइबर। स्लाइबर कभी कभी देखना क्रील में सिंपलेस में आधा टूट के नीचे की तरफ जा रहा है, आधा माल बन रहा है, तो वो लंग थिन आएगा, ठीक है। और रोविंग स्ट्रेच, रोविंग कभी कभी देखना स्ट्रेच ज्यादा हो जाता है, तो इसमें लंग थिक होता है, मतलब होल्डर वगैरह देते खराब है, जाम है, तो रोविंग खींच के आएगा। और बॉबिन होल्डर जाम भी होगा, ये रहेगा। तो उसके बाद देखो H2 जो होता है, H2 बिल्कुल यहाँ देखो H2 का ये क्या कर रहा है, पुअर मटेरियल हैंडलिंग,
ये इसके लिए होता है मटेरियल होल्डिंग, मतलब ट्रॉली में ले लिया, हाथ में ले लिया, कोई देखना गाड़ी लगा दिया, सिंपलेक्स बबल खुला, ऐसे ऐसे फेंकते हैं। वो फेंकने से क्या होता है, मटेरियल खराब हो जाता है, और मटेरियल हैंडलिंग जहाँ खराब हो जाएगा वो प्रॉब्लम देगा। वो कुल मिला के देखो, आपके ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट जो होता है वो क्या क्या चीज इंक्लूड है उसमें, अब ये फॉल्ट नहीं जाना चाहिए। तो देखो B4, ये वाला C2/2, मतलब C2 का आधा परसेंट, D2 ये, और D3 ये वाला, D4 ये वाला, EFG ये वाला, I एंड IH फॉल्ट, C3 C4 और D1 का भी आधा थोड़ा सा, ये सब चीज काटना चाहिए। ये अगर नहीं काट पा रहे तो ये अगर माल के साथ जाएगा, पार्टी कंप्लेन करेगा, ये सब ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट। तो ऑब्जेक्शनेबल फॉल्ट जो होता है कम से कम रहेगा तो आपकी क्वालिटी पास हो जाएगा, और वो पार्टी आराम से ले लेगा। वो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।